तो लाइट क्या है, फोटॉन से मिलकर बना हुआ है। अगर लाइट के पार्टिकल नेचर को हम समझें तो उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल को फोटॉन बोला जाता है। जैसे कि जो मटेरियल होते हैं, मटेरियल पार्टिकल वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं, एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। वैसे ही लाइट किससे मिलकर बना हुआ होता है, फोटॉन से मिलकर बना हुआ होता है। अब एक फोटॉन का एनर्जी कितना होता है, उसका फॉर्मूला है E = h न्यू और h f। न्यू को f में लिख दिया हूँ क्योंकि न्यू बार बार लगता है कि वेलोसिटी जैसा है, तो वेलोसिटी और न्यू में कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए आप फ्रीक्वेंसी के जगह पर f सिंबल यूज कर सकते हैं, न्यू नहीं यूज करके। ऐसे ये क्या है, न्यू है ये सिंबल, h न्यू या h f। जिस कलर का आपको चाहिए एनर्जी, जिस कलर के फोटॉन का एनर्जी चाहिए उसका फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए और प्लैंक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उस कलर के एक फोटॉन का एनर्जी मिल जाएगा। बहुत सारे फोटॉन का नहीं मिलेगा, एक फोटॉन का मिलेगा, राइट। तो एक फोटॉन का एनर्जी होता है hf या hc/λ। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है c/λ, राइट। और प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। अब न्यूमेरिकल को इजी करने के लिए, आपको कम मेहनत करना पड़े, उसके लिए इसने प्लैंक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट को मल्टीप्लाई करके और एक वैल्यू दे दिया। ये नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको फिर प्लैंक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बार बार हर एक न्यूमेरिकल में। तो इसने उसको मल्टीप्लाई करके और 12,400 डिवाइड बाई लैम्डा फॉर्मूला बना दिया है। लेकिन ये आपको जूल में नहीं मिलेगा। अगर इसके पहले यहाँ तक करेंगे तो डायरेक्ट जूल में आंसर आएगा। प्लैंक कांस्टेंट को SI यूनिट में रखिए, जूल सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट को मीटर पर सेकेंड में रखिए। वेवलेंथ को मीटर में रखिए, वेवलेंथ को मीटर में रखिए, तो ये जूल में आंसर दे देगा। एक फोटॉन का एनर्जी किस में आ जाएगा, इसमें पुट करेंगे SI यूनिट में तो जूल में आएगा। लेकिन इस फॉर्मूला से करेंगे तो इस वेवलेंथ को ध्यान रखना है कि एंगस्ट्रॉम में ही लिखना है इस वेवलेंथ को। तो इस एंगस्ट्रॉम से ये एंगस्ट्रॉम कट जाएगा और जो भी इसका आंसर आएगा एनर्जी का, एक फोटॉन का जो एनर्जी आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, जूल में नहीं आएगा। किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एक फोटॉन का एनर्जी का फॉर्मूला ये लिखेंगे 12,400 डिवाइड बाई लैम्डा, जहाँ लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है, तो उसको कैलकुलेट करने से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। और फिर उसको जूल में कन्वर्ट अगर करने का मन है आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में, तो E से मल्टीप्लाई यानी 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और आपको जानना है कि जूल में कितना वैल्यू है इसका, तो 2 × 1.6 × 10⁻19 कर देंगे तो ये जूल में वैल्यू आ जाएगा इससे। ओके, तो ये था एक फोटॉन का कहानी, एक फोटॉन से रिलेटेड इतना बात होता है। फिर एनर्जी E = mc²। फॉर्मूला क्या है, अगर m मास आपके पास है, m मास, और उसको पूरी तरह से आप एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कितना एनर्जी उससे बनाया जा सकता है m मास से, m × c²। इतना एनर्जी के इक्विवेलेंट है वो, क्योंकि मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं या एनर्जी को वापस मास में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो m मास को अगर आप पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो m × c² के बराबर एनर्जी मिलता है। इससे m = क्या आएगा, c² डिवाइड हो जाएगा तो E/c²। E पहले पढ़ चुके हैं हम कि E बराबर होता है hc/λ, और c पहले से c² था, तो आप चाहें तो एक c कैंसिल कर सकते हैं ऐसे, और λ/h/λ × c। ये मास है, किसका मास है, ये फोटॉन का। ये फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है, रेस्ट मास नहीं है। और ये मास जो हम लोग मैटर का मास पढ़ते हैं, जो एटम से मिलकर बना हुआ है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, वो इस तरह का मास नहीं है। ये फोटॉन के मास के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ नहीं है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर रहा है प्रोटॉन के अराउंड, उस तरह का मास नहीं है। ये इनर्शिया से रिलेटेड है मास, इनर्शिया से रिलेटेड, यानी ये इस मास का मैटर वाले मास से कोई लेना देना नहीं है। तो मास ऑफ फोटॉन कितना होता है, E/c², और वो भी कब होता है उसका मास, जब वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है। रेस्ट में उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है फोटॉन का। फोटॉन डिफाइन ही है स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते समय, राइट। तो m = E/c² में ये मास आपको समझना नहीं है कि ये मैटर वाला मास है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, ये सब कुछ नहीं है। ये फोटॉन का मास है। किसका मास है, फोटॉन। तो कितना मास हुआ, h/λc। इसमें c तो कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट,
और h प्लैंक कांस्टेंट है, ये भी बदलने वाला है नहीं। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में है ये, इसका वैल्यू 3 × 10⁸ है। प्लैंक कांस्टेंट का भी फिक्स है वैल्यू, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि मास लैम्ब्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फोटोन का जो मास होता है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, तो रेड कलर के फोटोन का मास सबसे कम होगा। तो मास ऑफ वायलेट कलर सबसे ज़्यादा होगा विबग्योर में, और रेड कलर का मास कम होगा, क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है और मास वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। राइट, क्लियर हो गया इतना। फिर आ जाते हैं फॉर्मूला नंबर 5, जिसमें इंटेंसिटी का बात किया गया है कि लाइट का इंटेंसिटी कितना है। ज़्यादा इंटेंसिटी का लाइट ज़्यादा ब्राइट अपीयर होता है, तेज़ रोशनी जैसा फील होता है। तो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है कि कितना एनर्जी आ रहा है। एनर्जी फोटोन के प्रोपोर्शनल है। ज़्यादा फोटोन आएगा पर यूनिट एरिया, आपकी आंखों पे ज़्यादा फोटोन आएगा लाइट से पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, तो ज़्यादा इंटेंसिटी अपीयर होगा लाइट का। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इससे इंटेंसिटी डिसाइड होता है कि कितना इंटेंस है लाइट। तो एनर्जी तो एक फोटोन का एच न्यू होता है, तो अगर n फोटोन आ रहा है तो n टाइम्स एच न्यू लिख देंगे, और कितने एरिया पे वो सब फोटोन आ रहा है और कितने टाइम में आ रहा है। अब एनर्जी बाई टाइम को पावर भी बोलते हैं, तो ये पावर और ये एरिया रह जाएगा। तो पावर पर यूनिट एरिया भी इंटेंसिटी होता है। तो इसमें P क्या है, पावर है यहाँ पे, राइट। फिर अगर कोई लाइट एक रिफ्लेक्टिव सरफेस पे पड़ता है, ऐसा सरफेस जो लाइट को 100% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, मिरर जैसा, राइट, कुछ भी एब्जॉर्ब या ट्रांसमिट नहीं करता है, तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिव सरफेस पे लाइट पड़ेगा तो उस पर प्रेशर एक्सर्ट करता है, रेडिएशन प्रेशर उसको बोलते हैं। मतलब लाइट भी फोर्स लगाता है इस पर। जैसे कहीं से लाइट आ रहा है और इस पर पड़ रहा है लाइट, या मिरर पे भी लाइट पड़ रहा है, तो आप समझिए इस पर फोर्स लगा रहा है वो। अगर हल्का ऑब्जेक्ट है तो उसको डिस्प्लेस भी कर सकता है। मतलब लाइट के फोटोन भी टकराते हैं किसी पे तो क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। जैसे कि वाटर जेट है, उससे आप किसी ब्लॉक पे लगाएं तो वो उस ब्लॉक को डिस्प्लेस कर सकता है, वैसे ही लाइट भी पड़कर प्रेशर या फोर्स लगाता है। कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है वो, तो उसका इंटेंसिटी अगर आई है तो 2I/c, c इज स्पीड ऑफ लाइट। ये कैसे सरफेस पे इतना प्रेशर लगाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। और अगर ऐसा सरफेस है जो एब्जॉर्ब कर लेता है, जो भी लाइट उस पर पड़ता है उसको सब एब्जॉर्ब कर लेता है वो, तो उस सरफेस पे वो प्रेशर लगाएगा I/c, जहाँ I है इंटेंसिटी ऑफ लाइट और c इंटेंसिटी और c है स्पीड ऑफ लाइट। अगर आपने लाइट किसी एंगल पे इंसिडेंट कराया और वो सरफेस रिफ्लेक्टिंग नेचर का है, वो सब रिफ्लेक्ट कर देता है, और आप पूरा हॉरिजॉन्टली उस पर नहीं, 0 डिग्री पे नहीं आपने सेंड किया, एंगल बनाकर सेंड किया, तो उस केस में प्रेशर कितना लगाता है, रेडिएशन प्रेशर 2I/c cos स्क्वायर थीटा, जहाँ थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंट है। और अगर एब्जॉर्व करने वाला नेचर है उस सरफेस का, और उस सरफेस पे किसी एंगल पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है, तो वो लाइट कितना प्रेशर लगाएगा इस सरफेस पे, उसका फॉर्मूला है I/c cos स्क्वायर थीटा, जहाँ पे थीटा है एंगल ऑफ इंसिडेंट, कितने एंगल पे लाइट आपने भेजा है, राइट। फॉर्मूला नंबर 7 है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक फिनोमेना है जिसमें मेटल सरफेस पे जब भी लाइट इंसिडेंट होता है किसी भी मेटल सरफेस पे, सूटेबल फ्रीक्वेंसी का, मतलब इतना फ्रीक्वेंसी कम से कम होना चाहिए कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी है या थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी है उस सरफेस की, उतना कम से कम एनर्जी वाला लाइट गिरना चाहिए, या उससे ज़्यादा एनर्जी वाला गिरेगा तो और अच्छा है। तो अगर सूटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट होता है किसी सरफेस पे, मेटल सरफेस पे, तो उसका इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकल जाता है। इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर आपने लाइट इंसिडेंट कराया और उसका एनर्जी है HF, एक फोटोन का एनर्जी कितना है HF, तो n फोटोन आया होगा तो n टाइम्स HF। तो कुल मिला के इधर इंडिकेट किया हुआ है कि इंसिडेंट रेडिएशन का कितना एनर्जी है, और ये है उसका वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी HF0। HF0 में F0 क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए लाइट का, ताकि मेटल के इलेक्ट्रॉन को वो इतना एनर्जी प्रोवाइड कर दे कि वो मेटल से बाहर निकल जाए। क्यों एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जब भी कोई डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन तो उस बॉडी पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, तो वो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लगेगा और मेटल से निकलने नहीं देगा। तो उस फोर्स के अगेंस्ट
उसमें एक एनर्जी होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, जो उसको ओवरकम कर सके उस फोर्स को। तो इसलिए उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितना है उससे ये वाला फ्रीक्वेंसी ज़्यादा देना है आपको। तो उसमें से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में कुछ चला जाएगा और जो बचेगा एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी के साथ वो इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकलेगा। अगर ऐसा हुआ कि आप एग्जैक्टली उतना ही एनर्जी दिए जितना उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी था, तो वो जस्ट मेटल से बाहर निकलेगा और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आपने इतना एनर्जी का लाइट इंसिडेंट कराया तो इतना वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी में चला जाएगा और रिमेनिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन में अपीयर होगा। अब अगर उस मूविंग इलेक्ट्रॉन का मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस प्रोसेस में मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल गया और उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी आ गया, तो उसको रोकने के लिए उसके सामने नेगेटिव पोटेंशियल बनाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है और उस इलेक्ट्रॉन को आने से रोकना है मुझे, तो सामने नेगेटिव चार्ज रखना पड़ेगा। तो कितना नेगेटिव चार्ज या कितना नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पे रखें, पोटेंशियल कितना रखें इधर नेगेटिव, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को रोक दे, मतलब ये नेगेटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन को आने से वहीं पे रोक दे। तो जितना काइनेटिक एनर्जी था वो इक्वल टू EV0 होता है। तो इस V0 को बोलते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, जैसे V पोटेंशियल डिफरेंस में एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराने से वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर सकता है, वैसे ही अगर पहले से ही उसमें काइनेटिक एनर्जी है, कोई मूविंग इलेक्ट्रॉन है और उसके सामने निगेटिव चार्ज आप रख दें तो वो उसको रोक भी सकता है, काइनेटिक एनर्जी दे सकता है। अगर काइनेटिक एनर्जी जब देना होगा तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के सामने पॉजिटिव चार्ज रख देंगे, तो वो काइनेटिक एनर्जी उसको और देगा, बढ़ा देगा। और अगर उस इलेक्ट्रॉन के सामने निगेटिव रख देंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी को वो ख़त्म भी कर देगा, वो आने से उसको रोक देगा। तो ये वही स्टॉपिंग पोटेंशियल है, मतलब निगेटिव पोटेंशियल ये होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा होगा, निगेटिव, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना है, यानी रोकना है। तो अगर मेटल सरफेस से K काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसके सामने आप V0 नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तब जाकर उसका काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी को लिखा गया है EV0। किसका काइनेटिक एनर्जी है, ये इमिटेड इलेक्ट्रॉन का। मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसका काइनेटिक एनर्जी K है, तो उसे रोकने के लिए, उसका काइनेटिक एनर्जी ख़त्म करने के लिए उसके सामने V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ता है। तो K इक्वल्स टू हो गया EV0। और फोटोन फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट ऑन अ सरफेस पर यूनिट टाइम। किसी सरफेस पे यूनिट टाइम में कितना फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, उस चीज़ को बोला जाता है फोटोन फ्लक्स। ओके।